बच्चों, आज हम 12वीं कक्षा का जो सेट एग्ज़ाम हुआ था हमारा ज्योग्राफी का 2 तारीख को, उसको आज हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह है? तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है चीन तिब्बती, दूसरा है भारतीय आर्य, तीसरा ऑस्ट्रिक और चौथा जो ऑप्शन है वो है द्रविड़। तो इसका सही उत्तर आएगा भारतीय आर्य। जो भारतीय आर्य हैं, जो भाषा वर्ग है, ये सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोला जाता है, सबसे बड़ा भाषाई समूह है। 73% ये जो भाषा समूह है भारतीय आर्य, ये लोगों द्वारा बोला जाता है, यानी कि सबसे अधिक भाषा जो है वो भाषा समूह है वो भारतीय आर्य है। मैं बुक में इसका पेज मैं आपको दिखाता हूँ, देखते हैं। देखो, मैं एनसीईआरटी की जो हमारी बुक है उसमें ये लेसन में देखो, सबसे ज़्यादा जो भाषाई वर्ग है वो है हमारा भारतीय आर्य, जो 73%। देखिए यहाँ पर 73% है जो सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा वर्ग है। उसके बाद है 20% द्रविड़। द्रविड़ भाषा परिवार है, वो देश के 20% लोगों द्वारा बोला जाता है। तो पहले नंबर पर हमारा जो भाषा समूह है वो आ जाएगा भारतीय यूरोपीय यानी कि आर्य भाषा परिवार, और दूसरे नंबर पर हमारा जो भाषाई परिवार है वो है द्रविड़ भाषा परिवार। जो द्रविड़ भाषा परिवार है वो भारत के दक्षिण की जो 4 राज्य हैं उनमें बोला जाता है। तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, कर्नाटक में कन्नड़ और आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा। ये चारों ही तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ये भाषा जो हैं ये द्रविड़ परिवार की भाषा हैं। तो मैंने आपको ये बता दिया, क्लियर हो गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता दर सबसे अधिक पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर आएगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो समूह है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक साक्षरता दर रखता है, यानी कि यहाँ पर 92.28% जनसंख्या साक्षर है। ये ध्यान रखना है आपने। लक्षद्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे पहले नंबर पर है। और यदि प्रश्न पूछ लेता है कि वह कौन सा राज्य है, यदि राज्यों में पूछ लेता है तो आपने उसका उत्तर देना है केरल, यानी कि केरल राज्य है वो सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। अब मैं केरल राज्य की साक्षरता दर भी आपको बता देता हूँ, कभी भी आपके पेपर में आ जाए तो ध्यान रखना है। 93.91, यानी कि केरल राज्य की जो साक्षरता दर है वो 93.91 है। और यदि ये भी पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पर कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर दूसरे नंबर पर आती है, तो मिजोरम। उसका उत्तर क्या आएगा बच्चों? मिजोरम। मिजोरम जो राज्य है वो दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता में। मिजोरम राज्य की जो साक्षरता दर है वो मैं बता देता हूँ, 91.58। 91.58% साक्षरता दर रख करके मिजोरम दूसरे नंबर पर भारत में आता है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें एक ही प्रश्न में सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य केरल आ जाएगा, सबसे अधिक साक्षरता दर वाला केंद्र शासित लक्षद्वीप आ जाएगा, और दूसरे नंबर पर साक्षरता दर रखने वाला राज्य कौन सा है, तो मिजोरम आ जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक प्रश्न और बता देता हूँ कि सबसे कम साक्षरता दर पूछ लेता है तो सबसे कम साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो बिहार है भाई। कौन सा है? बिहार। सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है, और वो कितनी है बच्चों? 63.82। 63.82% जो साक्षरता दर रख करके बिहार सबसे निम्न स्थान पर आता है भारत के सभी राज्यों में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नदी तट पर स्थित नहीं है? इनमें से 4 जो ऑप्शन है, इनमें से एक ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। तो देखते हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है आगरा, दूसरा ऑप्शन है भोपाल, तीसरा है वाराणसी और चौथा जो ऑप्शन है मथुरा। इसको मैं आपको अच्छी प्रकार समझा देता हूँ। पहला जो ऑप्शन दिया आगरा, ये आगरा जो नगर है ये तो नदी के किनारे पर स्थित है, यमुना नदी के किनारे पर। किसके ऊपर है? यमुना नदी के किनारे पर ये आगरा नगर स्थित है।
दूसरा है भोपाल। भोपाल एक ऐसा नगर है जो किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है, तो इसका सही उत्तर आएगा भोपाल। इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? भोपाल उत्तर आएगा। फिर मैं और दूसरे इसी ऑप्शन में आपको समझाता हूँ। जो वाराणसी है, वाराणसी किस नदी के किनारे पर है? गंगा नदी के किनारे पर है। मथुरा किस नदी के किनारे पर है? यमुना नदी के किनारे पर है। और आगरा यमुना नदी के किनारे पर है। तो इसका सही उत्तर क्या आएगा बच्चों? भोपाल इसका उत्तर आ जाएगा, जो किसी भी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व के निम्नलिखित देशों में से किस समूह में गेहूं और चावल के HYV विकसित किए गए थे? देख, इसको मैं समझा देता हूँ कि जो हरित क्रांति आई थी 1960 के दशक में, 1960 का जो दशक था उस समय क्या था कि भारत में हरित क्रांति लाई गई थी। और उस हरित क्रांति को लाने का जो श्रेय है वो अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, नॉर्मन बोरलॉग। कौन है? नॉर्मन बोरलॉग हैं, जिसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय जाता है वो सी सुब्रमण्यम को जाता है। ध्यान रखना है, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय सी सुब्रमण्यम को जाता है। और सी सुब्रमण्यम के साथ एम एस स्वामीनाथन एक ऐसे जाने माने वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने हरित क्रांति लाने के लिए सी सुब्रमण्यम का साथ दिया था। तो मैं इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न समझाता हूँ। पहला तो कि हरित क्रांति लाने का विश्व में किसको श्रेय जाता है? अमेरिकी वैज्ञानिक बोरलॉग को। दूसरा, भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उसका आएगा श्री सुब्रमण्यम वैज्ञानिक हैं, उनको जाता है। तीसरा है कि जो सी सुब्रमण्यम जी थे उनके साथ एम एस स्वामीनाथन ने एक वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसका साथ दिया था हरित क्रांति लाने में। अब क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है वो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में निम्नलिखित देशों में से किस समूह में गेहूं और चावल की HYV विकसित किए गए? यानी कि गेहूं और चावल के बीज लाए गए थे भारत में, किस देश से लाए गए थे? तो इसका सही उत्तर आएगा मैक्सिको और फिलीपींस। यानी कि गए जो इसका उत्तर है वो सही है। मैक्सिको से तो गेहूं लेके आए थे हम, और फिलीपींस से चावल लेके आए थे। मैक्सिको से गेहूं और फिलीपींस से क्या लेके आए थे बच्चों? चावल लेके आए थे। ये आपने ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस नदी में देश का सबसे अधिक पुनः पूर्ति योग्य भूजल संसाधन है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं सिंधु, दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तीसरा गंगा और चौथा ऑप्शन है गोदावरी। तो इसका सही उत्तर आएगा गंगा। यानी कि जो गंगा नदी है उसमें पुनः पूर्ति योग्य भूजल जो है वो सबसे अधिक उसकी अक्षमता है, उसकी सबसे अधिक कैपेसिटी है। क्योंकि जो गंगा नदी है उसकी द्रोणी भारत में सबसे बड़ी द्रोणी है। गंगा नदी की द्रोणी सबसे बड़ी है जो हिमालय से निकल करके बहती है और अपनी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसकी द्रोणी बड़ी होने के कारण इसमें पानी ज़्यादा इसमें बहता है, जिस कारण से इसमें पुनः पूर्ति भूजल जो है संसाधन सबसे अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए कथन सत्य अथवा असत्य बताएं। यानी कि जो कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सी बात सत्य है और कौन सी असत्य है, इसका हमने चुनाव करना है। देखते हैं इसमें क्वेश्चन। भारत में हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम राज्यों में ग्रामीण जनसंख्या यानी कि जो देहात की जो जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है, वो आबादी प्रतिशत में अधिक है। ये बात बिल्कुल सही है कि जो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, बिहार, सिक्किम, यहाँ जनसंख्या खूब है और उस खूब जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। और उसका मैं कारण भी बता देता हूँ बच्चों कि यहाँ पर कृषि कार्य अधिक होते हैं। कृषि कार्य अधिक होने के कारण यहाँ पर क्या है, ग्रामीण आबादी अधिक निवास करती है प्रतिशत में। अगला प्रश्न देखते हैं। हरियाणा राज्य का भारत में मानव विकास सूचकांक में सर्वाधिक स्थान है। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है कि हरियाणा जो है मानव विकास सूचकांक में पहले स्थान पर नहीं है भारत में। ये बात गलत है। तो इसका उत्तर क्या आएगा? गलत है। लेकिन मैं इस प्रश्न को आपको
पूरी तरह समझा देता हूँ कि भारत में जो मानव विकास सूचकांक है उसमें पहले स्थान पर केरल है। कौन सा है बच्चों? केरल राज्य अपना पहला स्थान रखता है मानव विकास सूचकांक में। इसके लिए मैं आपको अपनी बुक जो एनसीईआरटी की जो बुक लगी हुई है हमारी 12वीं कक्षा में, उससे मैं आपको समझा देता हूँ। चलो अपनी बुक की तरफ चलते हैं। ये हमारी बुक है। देखो, हमारी बुक का प्रश्न संख्या 10 के ऊपर आप देखोगे तो उसमें पूरे भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उनमें मानव विकास की जो रैंकिंग है वो दिखाई गई है। तो पहले नंबर पर जो मानव विकास सूचकांक है 2007-8 के अनुसार, और कोटि क्रम दिखाया गया है 2007-8 के अनुसार, तो केरल राज्य पहले स्थान पर है। यदि पूछ लेता दूसरे नंबर पर कौन है मानव विकास में, तो दिल्ली आएगा बच्चों। तीसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आएगा। अब हरियाणा देखते हैं बच्चों, हरियाणा कहाँ है? हरियाणा 90 नंबर पर आता है मानव विकास सूचकांक में। देखिए इसको अच्छी प्रकार से देखिए कि हरियाणा का जो स्थान है वो 90 नंबर पर है। HDI में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उसमें हरियाणा का 9वां स्थान है भैया, ये ध्यान रखना है। और जो हमारा जो स्केल है वो 0.552 है। हरियाणा का जो मानव विकास सूचकांक में जो स्केल है वो 0.552 है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, जो HDI का जो स्केल होता है वो 0 से 1 ही होता है, 0 से 1 के बीच ही होता है। ये भिवानी बोर्ड ने एक बार प्रश्न दिया था कि मानव विकास सूचकांक का जो स्केल होता है, पैमाना होता है, वो कितने से कितने के बीच होता है। तो उसमें क्लियर ऑप्शन दे रखा था 0 से 1, 0 से 2, तो उसका सही उत्तर क्या था? 0 से 1। अब अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देखो, अगला प्रश्न है, पिछले 40 वर्षों में भारत में वनों का अनुपात बढ़ने का कारण वन विकास हेतु निर्धारित अधिसूचना क्षेत्र में वृद्धि। बिल्कुल सही है, ये सत्य बात है। यानी कि भारत सरकार ने जो कानून बनाए हैं, नोटिफिकेशन जारी किए हैं, अधिसूचना जारी की हैं, नेशनल प्राणी अभ्यारण्य, नेशनल पार्क बनाए हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्य बनाए हैं, उससे हमारा जो अनुपात है पिछले 40 वर्षों का वनों का कुछ बढ़ा है। उसका अनुपात क्या हुआ? कुछ बढ़ा है, पहले की अपेक्षा कुछ वन क्षेत्र बढ़ा है। और ये बात बिल्कुल सही है। किसके कारण बढ़ा है? सरकार ने नेशनल पार्क बनाए हैं, वन्य प्राणी अभ्यारण्यों का विकास किया है, कुछ अधिसूचनाएं नोटिफिकेशन जारी किए हैं, वनों पर कटाई पर जो आरक्षित वन हैं, संरक्षित वन हैं, उनका क्षेत्र निर्धारित किया है, जिससे कि वन क्षेत्र का विकास हुआ है। ये बात क्या है? सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमने, तो रिक्त स्थानों में क्या है? देखिए, कहता है खाली स्थान राज्य की अधिकतम संख्या में अप्रवासी प्राप्त होते हैं। अप्रवासी यानी कि दूसरे स्थान पर आना। उत्प्रवास अपने स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना उत्प्रवास कहलाता है। ये प्रश्न भी साथ साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। तो ये इसका देखते हैं, खाली स्थान राज्य को अधिकतम संख्या में अप्रवासी प्राप्त होते हैं। तो इन 3 राज्यों में से किसको अप्रवासी ज़्यादा मिलते हैं? तो उसका उत्तर आएगा महाराष्ट्र। क्या आएगा बच्चों? महाराष्ट्र इसका उत्तर आएगा। ध्यान रखना आपने। क्यों आते हैं महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग? महाराष्ट्र में मुंबई आपको सुना होगा, मुंबई बहुत ही बड़ा महानगर है, उसमें अनेक प्रकार के कार्य मिल जाते हैं लोगों को, धंधे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जिस कारण से वहाँ क्या आते हैं, दूसरे स्थानों के लोग आ जाते हैं, जिस कारण से हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में अप्रवासी ज़्यादा प्राप्त होते हैं महाराष्ट्र राज्य को। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। देश में उपयोग होने वाले कुल जल का सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? हमारा जो देश है उसमें जल का उपयोग करने के लिए सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में है? सबसे ज़्यादा जल किस में आवश्यकता होती है हमारे देश में? आपको सभी को पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कौन सा है? कृषि प्रधान देश होने के कारण भारत में सिंचाई किस में आएगा उत्तर? सिंचाई में सबसे अधिक उपयोग होता है।
जल की आवश्यकता सबसे अधिक सिंचाई में होती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा सिंचाई या कृषि क्षेत्र आ जाएगा। सर्वाधिक अनुपात किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र लिख सकते हो बच्चों, कृषि क्षेत्र लिख सकते हो या सिंचाई क्षेत्र लिख सकते हो। ये मैंने जो हमारा सेट हुआ था 2 तारीख को, जो 2 तारीख को हमारा सेट हुआ था 2 दिसंबर को 2022 को, उसके मैंने छोटे प्रश्न आपको हल करवा दिए हैं। उस छोटे प्रश्नों के साथ साथ कई प्रश्न मैंने और भी क्या है समझा दिए गए हैं, उनसे जुड़े हुए प्रश्न समझाए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों इसको सब्सक्राइब कर देना।